का मैं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वह मंच के दोनों तरफ स्थित ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, भारत माता, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप, युग पुरुष ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर पुष्पांजलि करने की कृपा करें। पुष्पांजलि का यह कार्यक्रम भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुरूप, भारतीय परंपरा में यह परंपरा नहीं है कि किसी भी शास्त्र अनुष्ठान का प्रारंभ हम देवी देवताओं महापुरुषों के पूजन अर्चन पुष्पांजलि इत्यादि द्वारा करते हैं। मंचस्थ अतिथियों द्वारा इसी परंपरा का निर्वहन मैं मंचस्थ पुष्पांजलि के उपरांत मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सरस्वती वंदना हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज इस उद्घाटन समारोह के पूर्व एक पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ महाविद्यालय का एमओयू होने वाला है। हम सबके बीच पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड से आदरणीय रवि वर्मा जी और मुकेश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं
प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि रवि वर्मा जी को इस एमओयू के लिए आमंत्रित करें। प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुकेश वर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज आयोजित भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर शीलम वाजपेयी मैम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव सर, कार्यक्रम की संयोजिका पुष्पा निषाद मैम, पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड से उपस्थित रवि वर्मा जी एवं मुकेश पांडे जी, मंच के सम्मुख विराजमान शिक्षकगण, शिक्षिका बहने, विद्वज्जन एवं प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सज्जनों, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगलभूषण अपने स्थापना काल से ही प्रतिवर्ष 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक भारत भारती पखवाड़ा का आयोजन करता आ रहा है। आज का यह कार्यक्रम इसी कार्यक्रम आयोजन की एक कड़ी है। इस पखवाड़े के अंतर्गत महाविद्यालय पूरे पखवाड़े पर विद्यार्थी उन्मुख अनेक प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि हमारा विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद जी के ओजपूर्ण विचारों से प्रेरित होकर, ऊर्जास्वित होकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। कार्यक्रम में आज हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी जगत के जाने माने हस्ताक्षर, महान साहित्यकार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त सर उपस्थित हैं। आप हिंदी जगत के जाने माने ख्याति लब्ध साहित्यकारों में से एक हैं। आप अपनी शिक्षा यात्रा 1980 से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रारंभ कर 2013 में अवकाश ग्रहण किए। अवकाश ग्रहण करने के उपरांत भी आपने हिंदी जगत में अपनी उपस्थिति अपने लेखों के माध्यम से करते रहे। आपने शिक्षा यात्रा के दौरान कुल 28 विद्यार्थियों को शोध की उपाधि अपने निर्देशन और विद्वता द्वारा प्रदान की। आपने अब तक 13 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनकी सूची लंबी है, परंतु मैं संक्षिप्त रूप में उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हिंदी साहित्य विविध परिदृश्य 2001, संस्कृति का कल्पतरु कल्याण 2003 में प्रकाशित हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2005, सुमित्रा नंदन 2006, निर्मल वर्मा का रचना संसार 2007, राष्ट्रीय अस्मिता एवं हिंदी साहित्य 2008, अज्ञेय सृजन के आयाम 2012, राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महंत अवैधनाथ 2012, संस्कृति संवाद जैसी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का आपके द्वारा लेखन एवं प्रकाशन किया गया है। आपके कुशल मार्गदर्शन में समन्वय पत्रिका का प्रकाशन लगातार 12 वर्षों तक हुआ। आपकी अब तक 60 राष्ट्रीय एवं स्थानीय संगोष्ठियों में भागीदारी रही है। आपने शिक्षण कार्य के साथ अन्य दायित्वों का भी निर्वहन किया है, जिसमें मुख्य रूप से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में डेलीगेसी के उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति दूरसंचार भारत सरकार, सदस्य केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश संस्थान लखनऊ आदि का निर्वहन आप द्वारा किया गया है।
आपको दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड का 2017 का साहित्यिक सम्मान का भी प्राप्त है। आपको सुब्रमण्य भारती सम्मान केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा 2017 में प्राप्त है। आप वर्तमान में हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। ऐसे महान साहित्यकार, विचारक, लेखक एवं हम सबके मार्गदर्शक को पाकर निश्चित रूप से यह सभागार आह्लादित है, प्रसन्नचित है एवं आनंदित है। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेजकर उनका स्वागत एवं सम्मान करने की कृपा करें। हम सबके बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में महान समाज सेविका, कुशल शिक्षिका, मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति डॉक्टर शीला वाजपेयी जी उपस्थित हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर एवं अवध विश्वविद्यालय में से बीएड की उपाधि प्राप्त किया है। आप दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। प्रसिद्ध शिक्षिका के रूप में आपने इलाहाबाद, श्रीनगर, झांसी, पठानकोट, सुखना एवं दिल्ली जैसे देश भर के अनेक स्कूलों में शिक्षण का 20 वर्षों का शानदार अनुभव रहा है। आपने बच्चों के जीवन उत्थान के लिए स्वयं का जीवन समर्पित कर दिया है। बाल विकास, विशेष रूप से बाल यौन शोषण के रोकथाम के लिए आपका कार्य अत्यंत ही सराहनीय रहा है। वर्तमान में आप समाधान अभियान एनजीओ के तहत प्रशासनिक निदेशक के रूप में सेवा दे रही हैं, जिससे बहुत से बच्चों को लाभ पहुंच रहा है। आपने बाल यौन शोषण, महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन कल्याणकारी कार्यशालाओं का लगभग 300 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल मिशन शक्ति के अंतर्गत आपने अनेक सेमिनार एवं वेबिनार का भी आयोजन किया है। समाज की बेहतरी एवं नेक गतिविधियों और आपके समर्पण के लिए आवा एक्सेलेंस अवार्ड द्वारा आपको 2018 एवं 2019 में आपको नवाजा गया है। आपको सामाजिक न्याय के क्षेत्र में 2021 में महिला सशक्तिकरण का भी सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसी महान शख्सियत को पाकर हम सब निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वाजपेयी मैम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। अतिथि स्वागत एवं सम्मान के उपरांत मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर वाजपेयी मैम से अनुरोध करूंगा कि वे हम सबको अपने सार्वजनिक उद्बोधन से कृतार्थ करने की कृपा करें। सबको आदरणीय मंचासीन अतिथियों को प्रणाम और सबको बच्चों बहुत बड़ा नमस्कार। और आप जानते हैं कि ये आपका विद्यालय मेरे अपने परिवार की तरह है, तो हमेशा की तरह मुझे यहाँ आना बेहद पसंद है। प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी जो हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के हैं, अभी वैसे वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और जो नहीं जानते हैं उन्होंने उनको अभी सुना, आदरणीय उनको प्रणाम। डॉक्टर प्रदीप राव आपके अपने प्राचार्य और उनके बारे में आप सबसे बेहतर कौन जान सकता है। श्रीमती पुष्पा निषाद जी जो हमारे बीएड विभाग की सहायक आचार्य हैं और डॉक्टर वेंकट रमन पांडे और पिडिलाइट से आए हमारे अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सबको पता है कि आज जो भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत हम
विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं और विवेकानंद जी के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम सब उनके बारे में जानते हैं और जब आप सर हैं वो जितना अच्छा जानेंगे और जितना अच्छा बता सकेंगे तो शायद मैं उनके आगे कुछ कहने के लिए बहुत छोटी हूँ, पर शिक्षा का क्षेत्र है और बच्चों और महिलाओं से खास ताल्लुक रखती हूँ। तो विवेकानंद जी महिला सशक्तिकरण के बहुत उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया और शुरू से ही उनका ये था कि उन्होंने जब हमारे देश में वो थे तो महिलाओं को और पिछड़े वर्ग को जो समानता हासिल थी, उनका ये कहना था कि देश तभी प्रगति करेगा जब हम सबको साथ लेकर के प्रगति करेंगे। और इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज़्यादा, महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया। हम सबको पता है कि रामकृष्ण परमहंस के वो प्रिय शिष्य थे और रामकृष्ण मठ जो कि कोलकाता में स्थित है, बेलूर में, उसके वो संस्थापक थे और वो मठ आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। वेदांत के परम ज्ञाता तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने ये जान लिया था कि शिक्षा या लोगों तक हम तभी पहुंच सकेंगे जब हम सनातन धर्म को थोड़ा आधुनिकता के साथ मिलाएंगे। तो वो उन्होंने जो भी शिक्षा का विस्तार किया या जो भी उनकी सीख थी वो वेदांत को लेकर के तो थी ही थी, लेकिन उन्होंने हमारे जो वैज्ञानिक तरीके थे और आधुनिकता थी उनको मिलकर चलाया। शिकागो में उनका भाषण, जो उन्होंने भाषण दिया था, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों से शुरू हुआ था और उस भाषण की हम सबको पता है कि कितनी प्रशंसा हुई थी और अमेरिकी लोग भी मेरे प्यारे बहनों भाइयों से भाव विहल हो गए थे। तो ये ताकत है बच्चों हमारी अपनी संस्कृति की। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम तो सब बोलते हैं, ठीक है, तो हमको जो हमारा अपना वो है वो नहीं छोड़ करके, लेकिन चूंकि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है तो हमें आधुनिकता का जामा उसको पहनाना पड़ता है। और नारी शिक्षा के संदर्भ में वो भारतीय दर्शन में विश्वास रखते थे, इसलिए वो मानते थे कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। और उनका कहना था विवेकानंद जी का, शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र निर्माण करे, मानसिक शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विकास हो और इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सभी बच्चों से, आदरणीय अतिथियों से और शिक्षकगण से समझ गए होंगे कि ये किस तरफ इशारा है। आज की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यही तो उसका सिद्धांत है। तो कई लोग हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति कह के भी संबोधित कर देते हैं। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नया उसमें कुछ नहीं है। हमने अपने पुरखों के जो हमारे पुराने संस्कार है, पुराना उन्होंने जो बताया है, उसको ही जो हम भूल चुके थे वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनाया है। विवेकानंद जी हमेशा नारी उत्थान के पक्षधर थे और उन्होंने कहा था कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां नारी पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। और हम सबको पता है कि नारी में संयम और सहनशीलता पुरुषों से ज्यादा होती है। और जहां बच्चों के लालन पालन का सवाल आता है तो बच्चा भी शायद ज्यादातर पहला शब्द माँ ही बोलता है, क्योंकि वो माँ को देखता है। और हम सभी जानते हैं कि आज भी जो प्री स्कूल्स हैं या हमारे नर्सरी स्कूल्स हैं, वहां पर आप ज्यादातर शिक्षिकाओं को देखेंगे वो नारियां ही होती हैं, क्योंकि वो जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे माँ की गोद से आते हैं, उनको मातृत्व की ही जरूरत है, जो कि उनको लेडी टीचर ज्यादा अच्छे से दे सकती हैं। बड़े क्लासों में जाकर के वो समझदार हो जाते हैं और फिर उनको
कोई भी उनकी रक्षा कर सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। विवेकानंद जी का कहना था कि नारी को सीता के गुणों से विभूषित तो होना चाहिए, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के प्रति भी तत्पर होना चाहिए। उस समय भी उन्होंने बोला था कि नारियों को कहीं से भी कमजोर नहीं होना चाहिए, हमें अपने आदर्श नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई हमारा शोषण कर रहा है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए और इतना हमारे अंदर होना चाहिए कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। हम जब अपनी रक्षा करेंगे तभी लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज का जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो शिक्षा नीति उस समय चल रही थी, आपको पता है कि हमारी मातृभाषा का उस समय अभाव हो रहा था और इस वजह से हमारी बच्चियां और माता बहनें पढ़ने में असमर्थ हो जा रही थी। तो विवेकानंद जी का कहना था कि अपनी भाषा में, मातृभाषा में जो पढ़ाई होगी वो समझ में आएगी, वो एक रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ा जाएगा, उसका वो लोग ज्ञान लेंगे। और यही सब तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अब आ रहा है। और उनके विचारों को, यही विचार आगे लेकर के हमारे ब्रह्मलीन संत महंत दिग्विजय नाथ जी ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। और ये उस समय की बात है जब लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति की रीढ़ पर प्रहार किया था। हमारी संस्कृति की रीढ़ शिक्षा थी और हमको पता है उस समय शिक्षा का स्तर क्या होने लगा था, हमारे अध्यात्म से और संस्कृति से हटने लगी थी। तो ये जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जब नींव रखी गई तो उसका मतलब ही यही था कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ज्ञान विज्ञान सबकी शिक्षा मिलेगी, लेकिन हमारे आदर्शों को साथ रख के। और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण कहीं पर भी छूटा नहीं। हमारी बच्चियों के लिए भी विद्यालय बने, कन्या विद्यालय बने, जिससे कि हमारी कोई भी कन्या शिक्षा से अछूती न रह जाए। राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी ने उसी को और आगे बढ़ाया और ज्यादा विद्यालय हुए, चिकित्सा क्षेत्र में पदार्पण किया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, हम देख ही रहे हैं कि उसको कितना आगे बढ़ा दिया है और कितने सारे, आपने देखा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंदर हमारे विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज है और अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी खुल चुका है, जहां पर कहते हैं ना हमारी हर जगह आधुनिकता और जो उसका बैलेंस है वो हर जगह रखा गया। अगर एलोपैथ की शिक्षा है तो आयुर्वेद को कहीं से भी हमारी कमी नहीं दी गई, उसको और ज्यादा उठाया गया है और ये बताया है कि किस तरह से हम हर चीज में बैलेंस करके ही आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी हम देखते हैं कि अगर देखा जाए तो हम भारत माता की संतान हैं, मां शक्ति के आराधक हैं और मां सरस्वती हमारे ज्ञान की देवी है। तो ये समय था हमारी मातृ शक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, इंपॉर्टेंस मिलती थी। और वैदिक काल में बच्चों जो हमारी माताएं बहनें थीं उनको समकक्ष अधिकार हासिल थे। गार्गी मैत्री का नाम सबने सुना है और वेदांत में तो थी ही थी, हर चीजों में, घर के कार्यों में भी उनकी राय ली जाती थी। मध्यकालीन में समस्याएं हम सबको पता है कि जिसकी वजह से पर्दा सिस्टम आया और थोड़ी नारी की स्थिति कम हुई। आज फिर से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी ऊपर उठ गए हैं, समान अधिकार है और सरकार की तरफ से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आवश्यक
शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं और सभी लोग सहमत होंगे कि अभी भी गांव में कुछ जगह लड़कों की शिक्षाओं को लड़कियों की शिक्षा से कम महत्व दिया जाता है। कारण कई हैं। एक तो उन लोगों को लगता है, एक हमारी दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा कारण है, और दहेज प्रथा का अगर हमको एकदम से खत्म करनी है तो ये बच्चों, जब तक समाज की और समाज में आप सब आते हो, भागीदारी नहीं होगी, खत्म नहीं होगा। हम लोगों को ही मना करना है, हम लोगों को समाज को समझाना है, अपने माँ बाप को समझाना है, क्योंकि इस दहेज प्रथा के चक्कर में कई लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि बच्ची पढ़ लिख जाएगी तो हमें अच्छा घर देखना पड़ेगा, पढ़ा लिखा लड़का देखना पड़ेगा और वहाँ दहेज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को सबको आगे आके बहुत हद तक कम हुई है। पहले के अगर हम हालात देखें, अब के देखें तो बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन हमको और आगे इसके लिए बढ़ना है। लिंग भेद, जो लड़के लड़की की परवरिश में अंतर है, वो भी इसका कारण है। शिक्षा, अगर नारी शिक्षित होगी तो वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगी। हर शिक्षित नारी को लगता है, और अगर नारी शिक्षित, वो चाहे स्वावलंबन का ये मतलब नहीं होता कि वो बाहर जाके नौकरी करे। शिक्षित माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देगी बच्चों, और ये बहुत बड़ा कार्य है। और आपने देखा भी होगा कि माँ सवेरे से रात तक बिना कुछ बोले पूरे घर के लिए सब कुछ करती है। अगर हम लोगों को एक दिन ये माँ जितना कार्य करना पड़े बच्चों, आप लोग कर सकते हो? पर क्या कभी आपने अपनी माँ को उन कार्यों के लिए धन्यवाद बोला है? मैं लड़के लड़कियों दोनों से ये प्रश्न कर रही हूँ। आज धन्यवाद जाके बोल के देखिएगा, आपकी माँ की जो खुशी होगी ना, शायद वो खुशी में उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी चीज, नारी अगर शिक्षित है तो वो अपनी और बच्चों की सुरक्षा का भी ख्याल रखेगी। जैसा कि आपको अभी आपने सुना कि मैं बाल यौन शोषण पे कार्य करती हूँ, बस बहुत थोड़ा सा टाइम उसके लिए लूंगी कि ये हमारे देश में 53% होता है और लड़के लड़की दोनों में होता है। शिक्षित, हम शिक्षित हैं, आप लोग शिक्षित हैं, घर में शिक्षित करिए। और अगर हम शिक्षित हैं और हमको पता है कि इससे बचाव जरूरी है, तो हम सब अपना बचाव इससे कर लेंगे। और ये सबको समझना चाहिए कि अगर कभी भी कुछ होता है तो बच्चे उसके जिम्मेदार नहीं हैं। कभी भी हमारे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए अगर कहीं भी कितनी भी बड़ी हो नारी, बाहर अगर कार्य कर रही है और कभी किसी ने उस पर चलते फिरते कुछ छींटाकशी कर दी, कुछ बोल दिया या कोई घटना हो गई, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपने ही घर की स्त्रियां कई बार कहने लगती हैं, घर के बाहर निकली थी ना तभी ऐसा हुआ। तो क्या नारी घर में सुरक्षित है? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्यों नहीं सुरक्षित है? उसका अपना घर है, उसकी अपनी चार दीवारी है, फिर वहां वो सुरक्षित क्यों नहीं है? नारी के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अपराध का जो प्रतिशत है वो घरेलू हिंसा का प्रतिशत है। और घरेलू हिंसा जैसा कि नाम से विदित है, घर में होता है। अगर घर का हर प्राणी शिक्षित होगा तो ये नारी के प्रति जो घरेलू हिंसा है अपने आप बंद हो जाएगी। और इसमें हम सब बच्चों ने भागीदारी करनी है। और एक चीज है, कभी अपने को अकेला मत समझना।
सुरक्षित घेरा का नाम सुना है कभी? सबने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हमारे महानुभव होते हैं या ईश्वर होता है, उनके ऊपर एक चक्र होता है। वो चक्र किस लिए होता है? कभी जरूरत पड़े तो वो किसी की सुरक्षा कर सकते हैं। ईश्वर ने वो चक्र हम सबको प्रदान किया है। उसने इतने सारे सुरक्षित घेरे हमारे इर्द गिर्द बनाए हैं, बस हमें उन घेरों को जानना है। सबसे पहले सुरक्षित घेरे में तो हमारे कौन आते हैं? माता पिता। कोई भी बात हो, आप माता पिता से शेयर जरूर करिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की बात सता रही है, एक बार जाके तो बात करिए। बात करने से समाधान मिलते हैं। कई बार आपको लगता है कि चलिए शायद माता पिता नहीं समझ पाएंगे, हमको किसी और की जरूरत है, तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दूसरा भी उतना ही मजबूत सुरक्षित घेरा है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं। जो बात आप घर में नहीं कह सकते हैं, वो आपके शिक्षक शिक्षिकाएं जरूर समझेंगे और समाधान देंगे। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ विद्या से रिलेटेड चीजें ही आपको समाधान दे सकते हैं। आपकी हर बात को वो समाधान देते हैं, इसीलिए उनको हम दूसरे माता पिता बोलते हैं। तीसरा, हमारे भाई बहन, दादा दादी। हमारी संस्कृति में सुरक्षित घेरों की कमी नहीं है। जिसको भी आप अपने विश्वास के काबिल समझते हैं, लेकिन बच्चों बात जरूर करिए। अपनी बात को दिल में मत रखिए। आपके दिल में जो भी बात है, आप बात निकालेंगे, आप सुरक्षित होते जाएंगे। कभी अपने को कमजोर नहीं समझना है। कहते हैं ना, कोमल है कमजोर नहीं, इसी का नाम नारी है। और आगे आज कुछ और लाइन जोड़ देते हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा हमने, बस हमें सम्मान दो, हमारे पंखों को उड़ान दो, उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें अलग मत समझो, अपना ही हिस्सा समझो। हमको बस खुले आसमान में सांस लेने दो, कुछ करने दो, कुछ बनने दो। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और बस, लेकिन एक चीज और है, जो अभी बात आई हमारी आधुनिकता और उसमें, तो नारी पुरुष में भी एक दूसरे को इज्जत देने से ही हमारा जो बैलेंस है वो बनेगा। बस इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शिक्षा स्वस्थ चरित्र का निर्माण करती है। धन्यवाद मैम। आपने विवेकानंद जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके सामाजिक जीवन पर जिस सरल और सहज शब्दों में प्रकाश डाला, उसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय की छात्रा शिवन्या को आमंत्रित करता हूँ एकल गीत में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आँधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माताग में अगाध सिंधु है
संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। धन्यवाद शून्य। बोध गीत के पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुख्य अतिथि महोदय को हम सबका मार्गदर्शन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत भारती पखवाड़ा उद्घाटन समारोह के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर शीलम वाजपेयी जी, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती पुष्पा निषाद, संचालन के दायित्व का निर्वहन कर रहे डॉक्टर वेंकटरमण पांडे, इस समय कार्यक्रम के आरंभ में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं और उनका जो आदान प्रदान हुआ है उसमें जो पिडिलाइट के प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं वे सब, और जिन बच्चियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया है, एकल गीत अद्भुत प्रस्तुत किया है, तथा उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु भगिनी तथा छात्र छात्रा, सचमुच आज एक अद्भुत अवसर है जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। वह ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद को स्मरण करने का समय है। मित्रों, जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं तो 19वीं शताब्दी का जो हमारा समय है उसको भी हम याद करते हैं। 19वीं शताब्दी एक तरह से हमारे संस्कृति, साहित्य, विज्ञान की दुनिया की एक विलक्षण शताब्दी। इसकी तुलना बहुत से लोग यूनान की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय से करते हैं। यूनान के लिए कहा जाता है, और बर्ट्रैंड रसल जो बड़े दार्शनिक थे पश्चिम के, उन्होंने कहा कि यूनान के लिए जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है का समय है से लेकर के 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय तक एक विलक्षण समय रहा है। उस समय बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, आप लोगों ने सोफोक्लिस का नाम सुना होगा,
यूरिपाइडीज का नाम सुना होगा। ये सब 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनान के बड़े साहित्यकार थे, बड़े दार्शनिक। इसी में सुकरात का जन्म हुआ, इसी में अरस्तु का जन्म हुआ, इसी में प्लेटो का जन्म हुआ। तो वह एक विलक्षण शताब्दी रही है यूनान के लिए, जिन्होंने कालजयी साहित्य की रचना की और अपने देश और विश्व की सभ्यता और संस्कृति में अद्भुत योगदान किया। उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में की जो 19वीं शताब्दी का समय रहा है, वो अद्भुत समय रहा है, जिसमें उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, जिसमें अद्भुत रत्न हमको दिए और जिन्होंने हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया, हमारी जो दयनीय मनोदशा से हमको उबारा और हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता और महानता से परिचित कराया। अगर हम याद करें तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का समय वही 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी समय वही है, 1850, जिसमें भारतेंदु का उदय हुआ है। वही समय काशी प्रसाद जायसवाल का भी है। भारत के लिए कहा जाता था कि भारत के पास कोई अपना राजनीतिक दर्शन नहीं है। काशी प्रसाद जायसवाल ने उसी समय हिंदू पॉलिटी नाम की पुस्तक लिखी, हिंदू राजतंत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा अपना हमारी अपनी गौरवपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था रही है, राज्य शासन की व्यवस्था रही है, और वैदिक काल से जिसका प्रचलन रहा है उसकी घोषणा काशी प्रसाद जायसवाल ने की। साहित्य की दुनिया में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे मनीषी हुए, जिन्होंने हमारे भीतर स्वाभिमान का बोध जागृत किया। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में कहा कि हमको विश्व से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास इतनी अभूतपूर्व संपदा है जिससे हम दुनिया के साहित्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। यही प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करना ही हुआ। जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र करने के लिए और उसमें जनता के भीतर मनोबल का संचार करने के लिए ऐसे ग्रंथ की रचना की जो नाम साहित्य के विद्यार्थी नहीं भी होंगे वो भी जानते होंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे दो बड़े नाटकों की रचना की, जिसमें स्वर्णिम अतीत का चित्रण किया और उसके माध्यम से वर्तमान को जागृत करने का प्रयास किया। उसी चंद्रगुप्त में प्रसिद्ध गीत है, हिमादय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये वो समय बहुत, उसी समय जगदीश चंद्र बोस भी हुए, जो जिनका विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान है। राजनीति के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक हुए, जिन्होंने उद्घोषित किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर हुए, सुब्रमण्यम भारती, बहुत सारे, महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जैसे बड़ी बहुत मनीषी हुए। ऐसे ही समय में स्वामी विवेकानंद का भी उद्भव होता है। आखिर हम स्वामी विवेकानंद को आज क्यों याद करते हैं, क्या कारण है, क्या उनका योगदान है? तो कुछ चीज बिंदुओं की ओर संकेत किया है आदरणीय श्रीराम वाजपेयी जी ने, कि उन्होंने शिक्षा को संस्कार से जोड़ा और शिक्षा को चरित्र निर्माण का साधन बताया। हमको याद आता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब गठन हुआ था और जब पहला कन्वोकेशन उसका हुआ था 1916 में, तो मालवीय जी ने जब वहाँ अपना उद्बोधन वक्तव्य दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का के निर्माण का या स्थापना का उद्देश्य केवल यह नहीं कि हम इसमें डॉक्टर इंजीनियर पैदा करेंगे। हमारा उद्देश्य कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण, हम व्यक्ति का निर्माण हमारा उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण हमारा उद्देश्य है, जिनमें राष्ट्र प्रेम का उदय हो, सामाजिक संवेदना हो। ऐसे लोगों का निर्माण हमारी शिक्षा का उद्देश्य होगा। आज जो नई शिक्षा नीति है, हमारी नई शिक्षा नीति आई है,
वर्तमान सरकार के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में उस शिक्षा का उद्देश्य भी चरित्र निर्माण और भौतिक विकास के साथ आंतरिक गुणों का विकास है। आदरणीय शीलम जी ने जिस और संकेत किया स्त्री शिक्षा की ओर और पारिवारिक वातावरण की ओर, जिस बुराई की ओर उन्होंने संकेत किया, उसको केवल शिक्षा से नहीं दूर किया जा सकता, शिक्षा के साथ संस्कार निर्माण से दूर किया जा सकता है। तो संस्कार निर्माण पर भी स्वामी विवेकानंद ने बल दिया। एक बात और है जिसको ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारतीय, तो 3 नाम मैं लेना चाहता हूं, और भी बहुत से नाम होंगे इस संदर्भ में, और विशेष रूप से 3 नाम मेरे अभी तत्काल मेरे ध्यान में आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत ही संक्षिप्त रहा है। 1863 से 1902, 39 वर्ष का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन 1850 से 1885 यानी 35 वर्ष से भी कम, 34 वर्ष 3 महीना 27 दिन, ये भारतेंदु का समय है। इस समय लोग कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। शंकराचार्य के लिए कहा जाए 32 वर्ष का समय। इन 3 मनीषियों ने इतना काम किया है अपने समय में, संक्षिप्त जीवन काल में, जितना काम लोग शताब्दियों में नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। तो सब जो इससे सीखने की बात है ये कि हमारा जीवन कितना लंबा होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है